तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली फिर से सोरिंग हेवन सिटी आता है क्योंकि उसे फिक्र होती है मूपलिंग और उसके सीनियर मार्शल उधर की। और सिटी में आने के बाद उसे पता चलता है किस वजह से वो वापस नहीं गए और उसी वजह से रिलेटेड एक मीटिंग को अटेंड करने पहुंच जाता है। तो जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे उस मीटिंग में वुपेंग कहता है कि फिलोदाइश खान तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मुलान स्पेल वॉरियर की पावर हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा निकल गई। एल्डर यू और बाकी लोग बता रहे हैं कि हम एक ऑलरेडी बड़ी हार चुके हैं और दो इंपॉर्टेंट एरिया में तो मुलान के ह्यूज बीस्ट ने हमारे ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी है। कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है कि 2 नेशन सोल के कल्टिवेटर भी मारे जा चुके हैं और अभी खबर मिल रहा है कि एक और कल्टिवेटर मारा जा चुका है, जिसे मिलाकर 3 नेशन सोल के कल्टिवेटर अब मर चुके हैं। और इसीलिए मुलान प्लान्स को रोकने के लिए सभी को एक साथ मिलकर अटैक करना होगा। जैसे ही वुपेंग हानली को यह सब बता रहा होता है, पूरे हॉल का माहौल एकदम हैवी हो जाता है, सबके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाते हैं और टेंशन आ जाता है। तभी एक ग्रीन रोब पहने हुए बंदा बोलता है कि सेक्ट मास्टर वो हमने भी अपने डिसेबल भेजे थे, लेकिन अभी तक हमें फिलोडाइस्ट फैंग के बारे में प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर वो मारे कैसे गए और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा नेशन सोल के कल्टिवेटर मारे जा रहे हैं? क्या मुलान प्लान्स के हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर एक्टिव हो चुके हैं? हानली उस बुड्ढे की तरफ देखता हुआ डेविल दाओ के स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट का एल्डर था। तब वुपेंग सीरियस टोन में कहता है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मुलान प्लान्स के हाई ग्रेड कल्टिवेटर्स को लड़ाई में उतर चुके हैं कि नहीं, लेकिन फिलोडाइस्ट फैंग और फिलोडाइस्ट सिन दोनों एक 1-on-1 बैटल में मारे गए हैं। उनको कोई ग्रुप ने नहीं मारा है बल्कि एक ही बंदे ने मारा है। और जब ये ग्रीन रोब बंदा सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, अगर वो मुलान का वॉरियर मिड स्टेट नेशन सोल कल्टिवेटर भी होता तो तब भी उसके सामने वाला बंदा अपने नेशन सोल को लेकर भाग सकता था। क्या मुलान प्लान्स के डिवाइन सेज भी उतर चुके हैं एक्शन लेने के लिए? तब वुपेंग कहता है कि नहीं, दोनों मुलान स्पेल वॉरियर अर्ली स्टेट नेशन सोल के कल्टिवेटर थे, लेकिन उनका स्टाइल बहुत ही ज्यादा अजीब था। उनके स्पीड टेक्निक उनके लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल थी और सबसे बड़ी बात यह था कि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ टीजर को यूज किया था। जैसे ही हमारे दोनों कल्टिवेटर ने डिफीट के बाद अपने नेशन सोल को रिलीज किया, उस टीजर ने उनको वहीं पर ट्रैप कर लिया। वो मूव नहीं कर पा रहे थे और वहीं पर मारे गए। यह सुनते सभी कल्टिवेटर का चेहरा तुरंत बदल गया। वो ग्रीन रोब बंदा बोलता है कि कौन सा टीजर ऐसा हो सकता है जो नेशन सोल को भी भागने से रोक सके? क्या वो कोई एंसेंट टीजर है या कोई डेमोनिक आर्टिफैक्ट? हॉल में सभी इस समय शॉक में थे क्योंकि नेशन सोल के कल्टिवेटर को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनका नेशन सोल एक ब्लिंक में ही बॉडी से निकलकर भाग सकता है और अगर कोई चीज उन्हें रोक सकती है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। वुपेंग ने कहा हमारे जो डिसाइपल उस बैटल के देख रहे थे वे क्लियरली नहीं समझ पाए, लेकिन जब वो टीजर एक्टिवेट हुआ तो उसमें से रेड ब्लैक लाइट निकली जो कि एक फ्लैश के साथ आगे बढ़ी और बिल्कुल अनब्लॉकेबल थी। फिर उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा कि लेकिन एक और बात है। तभी ग्रीन रोब बंदा इरिटेट होकर बोल पड़ता है फिलोडाइस्ट हो, जब बात इतनी अब सीरियस हो चुकी है तो आप उसे छुपा क्यों रहे हैं? जिसको सुनकर फ्लोइंग माइंडसेट की लेडी की मुस्कुराते हुए कहती है कि ब्रदर वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि वो श्योर नहीं है कि वह सच है कि नहीं, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। और वहीं पर हानली भी सुनकर काफी क्यूरियस हो चुका था कि आखिर बात क्या है। लेडी क्यू ने गहरी सांस ली और बोला कि हमारा ऑब्जर्वेशन यह कहता है कि जब मुलान प्लान्स के 2 नेशन सोल स्पेल वॉरियर लड़ रहे थे वे बैटलफील्ड में मरने वालों की सोल से अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, चाहे वो मुलान प्लान्स की कल्टिवेटर हो या कोई और कल्टिवेटर। वे उनके सोल को ऑब्जर्व कर रहे थे जिससे वो ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। इसी वजह से हमारे सेक्ट मास्टर वो को शक हुआ कि वो दोनों स्पेल वॉरियर कोई इंसान नहीं है, हो सकता है वो कोई और रेस हो, लेकिन उनकी बॉडी से तो ना ही डिमोनिक की निकल रहा था ना गोस्ट की। तो इसलिए हमें कंफर्म नहीं है कि आखिर वो है क्या। और साथ ही जो बीस्ट उनके साथ थे मुलान आर्मी के साथ, उनका कनेक्शन भी उन्हें नई वॉरियर से लगता है। और हमारा शक ये भी है कि मुलान पावर ने किसी और पावर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, इसलिए वो इतने बड़े स्केल पर हम पे अटैक कर रहे हैं। यह सुनते ही हॉल में सभी लोग जो बैठे थे वो एकदम स्टंट हो जाते हैं। तब वो ओल्ड लिंगू बोलता है सीरियस टोन में कि अगर वो ह्यूमन नहीं है तो लेडी की का मतलब है कि वे कोई ट्रांसफॉर्म डीमन बीस्ट है। यह सुनते ही वुपेंग कहता है कि लगता तो वैसा ही है, अगर वो डीमन बीस्ट नहीं है तो वो शायद गोस्ट या डीमन डाओ के कल्टिवेटर होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यह सुनते ही हानली का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। वो पूछता है कि सेक्ट मास्टर वो यह इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली? वुपेंग थोड़ा हैरान होता है, फिर कहता है कि ये तो हमारी इसी बैटल की रिपोर्ट है, क्यों कोई दिक्कत है क्या फिलोडाइस्ट खान? हानली थोड़ा सोचकर बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस ये लगता है कि चाहे नए मुलान वॉरियर्स इंसान हो या नहीं हो, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने से भी नहीं डर रहे हैं। और ऐसे एक्शन को देखकर लगता है कि मुलाना पहले जैसा लड़ाई नहीं लड़ने वाला है, अब वो शायद हम पे डायरेक्टली अटैक करेगा। हो सकता है कि मुलान प्लान में कोई और बदलाव आ चुका है। हानली की यह बात सुनकर वुपेंग और लेडी की एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं। सबके चेहरे पर एक सोच और टेंशन थी, क्योंकि मुलान प्लान के साथ पहले ये लड़ाई काफी कई सालों तक चलती थी, जहाँ दोनों साइड अपने मेन फोर्स को नहीं भेजते थे और ऐसे ही फाइट करते थे और कोई भी अपनी पूरी ताकत से कभी भी लड़ाई नहीं करता था, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। मुलान आर्मी पूरी स्ट्रेंथ के साथ
लड़ रही थी और ह्यूज सेज बीस्ट और नए स्पेल वॉरियर के साथ लड़ रही थी और उनका पर्पस इस बार क्लियर दिख रहा था कि वो पूरा जीत कर ही मानेंगे। लंबा साइलेंस के बाद वुपेंग ने फाइनली कहा कि ब्रदर हान बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुलान में जरूर कुछ बदलाव आ चुके हैं, हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं। हेवनली साउथ के सभी सेक्ट को मिलाकर एक सेकेंड आर्मी को बनाना होगा 9 नेशन यूनियन को सपोर्ट करने के लिए, वरना मुलान प्लान हम सबको खत्म कर देगी। मैं सब फिलोदॉश से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने सेक्ट वापस जाकर ये सब बातें अपने एल्डर से जरूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि 9 नेशन यूनियन उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। और तभी लेडी की बोलती है कि हानली की बातें तो सच है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अभी एक गेस है, इस वजह से नेशन सोल कल्टीवेटर के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अननेसेसरी का पैनिक फैल जाएगा। और अब तक वो सभी समझ चुके होते हैं कि मुलान प्लान सच में एक बड़ा अटैक करने वाला है, तो इसका मतलब ये भी था कि उनके डिवाइन सेज भी खुद एक्शन लेंगे और उनका पावर लेवल ऐसा है कि हम उनसे फाइट नहीं कर सकते। इसलिए लेडी के ने डिसाइड किया कि वो एल्डर वेबुया को इन्फॉर्म करेगी ताकि 3 ग्रेट कल्टीवेटर मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। बाकी सब एल्डर भी इस बात पर एग्री करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये मैटर काफी सीरियस हो चुका है। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि पहले वो कुछ रीइंफोर्समेंट को भेजेंगे ताकि मुलान प्लान्स को थोड़ा स्लो किया जा सके, सबको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाए। मीटिंग के बाद हानली और सीनियर मास्टर बदल्लू और चाइल्ड फायर ड्रैगन एक साथ हॉल से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो हॉल के बाहर आते हैं हानली का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है, जिसे देखकर एल्डरली तुरंत पूछता है कि जूनियर मास्टर बदर सब ठीक तो है ना। हानली कामली कहता है कुछ नहीं, बस एक पुराने रिलेशन का एक बंदा मिलना चाहता है, आप लोग पहले आगे जाइए, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। एल्डरली तुरंत मान जाता है, कहता है ठीक है, हम अभी जा रहे हैं, अलायंस एल्डर से मिलकर बातें करेंगे, और हानली वहाँ से अलग निकल जाता है। जब हानली चला गया तो चाइल्ड फायर ड्रैगन ने एल्डरली को थोड़ा सा टीज करते हुए कहा कि बदल्लू लगता है हानली अपने पुराने सेक्टर येलो मैपल वैली की किसी से मिलने जा रहा है ना। एल्डरली ने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर बोला कि हाँ शायद उस ओल्ड एसेंट्रिक लिंगू ने उसे बुलाया है, क्योंकि उसकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और उसके जाने का टाइम हो चुका है, और उसके मरने के बाद येलो मैपल वैली के पास कोई भी नेशन सोल कल्टीवेटर नहीं बचेगा, शायद इसीलिए वो हानली को बुलाना चाहता है। चाइल्ड फायर ड्रैगन स्माइल करते हुए बोलता है कि बिल्कुल लिंगू सिंपल ओल्ड मैन नहीं है, वे बहुत ही ज्यादा कनिंग है, और अगर उसने हानली को बुलाया है तो डेफिनेटली उसके पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। एल्डरली थोड़ा देर तक सोचता है, फिर कहता है कि जो होना है होने दो, अगर हानली वापस येलो मैपल जाना चाहता है तो उसे हम रोक नहीं सकते। फिर सीन कट हो जाता है और हम हानली की तरफ देखते हैं, वो एक क्वाइट गली से जा रहा होता है अपने आसपास को ऑब्जर्व करते हुए। आगे एक छोटी सी टी हाउस दिख रही होती है, जिसके बाहर 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर खड़े होते हैं। जैसे ही हानली उनके पास जाता है, वो दोनों रिस्पेक्टफुली वो करते हुए कहते हैं कि सीनियर हान, मार्शल एंड सिस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। हानली साइलेंटली अंदर चला जाता है और बिना कुछ कहे ऊपर जाके वो देखता है कि एक एल्डरली मैन येलो रोब को पहने हुए टी को पी रहा होता है। यह कोई और नहीं बल्कि एसेंट्रिक लिंगू था, वही येलो मैपल वैली का नेशन सोल कल्टीवेटर जिससे हानली पहले मिल चुका था, और हानली के पुराने सेट का मास्टर भी। लिंगू हानली को देखकर कामली कहता है कि यहाँ की स्प्रिट टी काफी अच्छी है, थोड़ा ट्राई करोगे। हानली कप को उठाता है, एक सिप लेता है और बोलता है कि हाँ टेस्ट काफी डिसेंट है, एक ऑर्डिनरी टी से काफी बेटर है। लिंगू मुस्कुराकर बोलता है कि लगता है कि तुम्हें भी टी पसंद है, लेकिन तभी हानली सीधा पॉइंट पे आकर बोलता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे सिर्फ टी पिलाने के लिए बुलाए नहीं है, बात क्या है सीधा बताइए। यह सुनकर ओल्ड लिंगू थोड़ा काम टोन में बोलता है कि ठीक है, मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, क्या तुम येलो मैपल वैली में वापस आना पसंद करोगे, मैं तुम्हें एल्डर बनाना चाहता हूँ। हानली टी कप को टेबल पर रखता और बिना इमोशन के कहता है कि येलो मैपल वैली में वापस चला जाओ। यह सुनकर लिंगू सीरियस टोन में बोलता है कि मैं जानता हूँ पहले तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ है, लेकिन अब मेरी लाइफ का सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं, अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरा सेट सौंप दूंगा। यह सुनकर हानली कामली कहता है कि मैं भी उस बात को काफी पहले भूल चुका हूँ, इन छोटी मोटी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट का एक एल्डर हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे सेट वापस नहीं जा सकता। लेकिन वो ओल्ड मैन लिंगू फिर ट्राई करता और बोलता है कि पर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट में तो तुम्हें पावर शेयर करनी पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ पर तो आगे से ही 2 नेशन सोल के कल्टीवेटर मौजूद है और यहाँ पर तुम्हें पूरा सेट तुम्हारा होगा। हानली सुनकर हल्का से स्माइल करता और बोलता है कि मुझे पावर में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, मुझे बस एक पीसफुल जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ बिना किसी रुकावट के। यह सुनकर लिंगू ने लास्ट में इमोशनल कार्ड खेला और कहा कि तुम्हारे पुराने सेट के लोग अभी भी येलो मैपल वैली में है, अगर कोई नेशन सोल के कल्टीवेटर नहीं रहा तो वो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर हानली कामली आंसर देता है कि जिंदगी और मौत सभी सेट के हिस्से में है, मैं उनके फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं करूंगा, जो होना है वो होगा ही। यह सुनकर ओल्ड मैन लिंगू कहता है फिलोदॉश ठान, मैं तुमसे अलग हूँ, मैंने हजारों सालों तक येलो मैपल वैली को संभाला है और अब मुझे उस जगह से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद उस सेट का पूरी तरह से खात्मा हो जाए। फिर उसने ऑफर दिया कि अगर तुम मेरे बाद येलो मैपल वैली के ग्रैंड एल्डर बन जाते हो तो मैं अपने शेयर का कलेक्टेड पूरा टीजर तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। हानली थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है कि अगर तुम अपनी इनहेरिटेंस को मुझे देना चाहते हो तो तुम्हारे अपने खुद के डिसाइपल का क्या होगा। लिंगू ने थोड़ा बिटर स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे डिसाइपल सिर्फ मिड कोर फॉर्मेशन स्टेज तक ही पहुंचे हैं, अगर मैं उनको टीजर दे भी देता हूं तो उनके लिए काफी मुसीबत वो बन जाएगी, और अगर यहाँ
यहाँ पर तुम मना भी करते हो तो मैं तब भी उनको ये टीजर नहीं देने वाला। यह सुनकर हार्ली थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके मन में थोड़ा टेम्पटेशन तो होता है क्योंकि इतने बड़े कल्टिवेटर का टीजर किसी के भी काम आ सकते हैं, लेकिन हार्ली समझ जाता है कि अगर उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसे न सिर्फ चेस एक्ट और यू के पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा बल्कि उसे अपने फ्रीडम को भी कुर्बान करना पड़ेगा। डिफरेंट क्लाउड सेट में उसके पास फ्रीडम थी और हार्ली को पावर चाहिए भी नहीं था, इसलिए हार्ली ने फाइनली कहा कि तुम्हारे ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपिक यहीं पर खत्म करना चाहिए। यह सुनकर वो ओल्ड मैन लिंगो थोड़ा भी गुस्सा नहीं करता बल्कि एक हेल्पलेस सी स्माइल के साथ बोलता है कि ठीक है, तुमने यहाँ मना कर दिया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे पास एक और प्रपोजल है। हार्ली यह सुनकर क्यूरियस हो जाता है। वो पूछता है कि और प्रपोजल है? ओल्ड मैन लिंगो बोलता है कि अगर तुम येलो मैपल वैली किल्डर नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, तो चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हें 3 टीजर दूंगा और बदले में तुम मेरे सेट को 3 बार हेल्प करोगे जब भी मेरे सेट को तुम्हारी जरूरत होगी, पर वो रिक्वेस्ट तुम्हारी कैपेबिलिटी के अंदर ही होगा। हार्ली कुछ दूर सोचता है, फिर बोलता है कि 3 रिक्वेस्ट, अगर वो मेरे लिमिट के अंदर होंगी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जैसे ही वो ओल्ड मैन लिंगू यह सुनता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वह टेबल पर 3 आइटम को निकाल कर रख देता है। एक छोटे से ब्लू शील्ड थी, एक रेड जेड बोतल और एक ब्लैक जेड पेंडेंट था। हार्ली ने सबसे पहले ब्लू शील्ड उठाई। जैसे उसने उसे हाथ लगाया और हाथ में लिया तो वो और भी ज्यादा हल्का लगने लगा, जैसा हवा का एक टुकड़ा हो। यह देखकर ओल्ड मैन लिंगू कहता है कि यह एक एंशिएंट टीजर है जिसका नाम है ब्लू लाइट शील्ड। ये स्पेशली फायर एट्रीब्यूट के अटैक को रिसिस्ट करता है, तुम टेस्ट करोगे तो समझ जाओगे। हार्ली शील्ड को देखा, फिर टेबल पर वापस रख दिया। उसने अगले आइटम को उठाया, रेड जेड बोतल। लिंगू बोला कि इस बोतल में ग्रेड 7 आयरन विंग डीमन बीस्ट का कोर है। मैंने मुलान प्लांस में जाके खुद से उसे मारा था और ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल है। हार्ली अंदर से इम्प्रेस हो जाता है। ग्रेड 7 डीमन कोर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन काम रखी। उसने बोतल खोली और एक झलक ली और वापस वहीं पर रख दिया। अब बचा था एक लास्ट आइटम, एक ब्लैक जेड पेंडेंट, लेकिन लिंगू इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस एक अजीब से स्माइल देता है। हार्ली पेंडेंट को देखता और सोचता है कि ये तो कोई ऐसा टीजर का रिफाइंड जेड टलिस्मान लगता है। यह सुनकर ओल्ड मैन लिंगू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें पहले भी जेड टलिस्मान देखा है? यह तो पुराने जमाने की चीज है, अब तो हेवनली साउथ में मिलता भी नहीं है। यह सुनकर हार्ली कैजुअल टोन में बोलता है कि एक बार किसी कल्टिवेटर ने शायद कहा था, मैंने बस सुना था। तब वो ओल्ड मैन लिंगू उस पेंडेंट को उठाता और बोलता है कि इस तालिस्मान को मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसको हासिल किया था। इसमें बहुत ही ज्यादा पावर है, पर मैं सिर्फ इसके एक ही पार्ट को यूज किया हूँ, पर वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। फिर उसने एसेंट मंत्रा को चैंट करना शुरू किया। पेंडेंट से एक ब्लैक लाइट निकली और हवा में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक रेड डेमोनिक हैंड बन गया। वे हाथ इतना ज्यादा डार्क और पावरफुल था कि पूरी टी हाउस में एक ठंडी सी हवा चल गई। हार्ली भी 1 सेकंड के लिए स्टैंड रह गया। तब ओल्ड मैन लिंगू बताता है कि इस परफॉर्म गोस्ट हैंड को मैंने सेंचुरीज तक स्टडी करने के बाद एक्टिवेट करना सीखा है। जब तक कोई यंग टाइप के टीजर को यूज करके अटैक नहीं करता, ये लगभग इनविजिबल है। ये दूसरे टीजर को ऑब्जर्व कर सकता है, उसके पावर रिड्यूस कर देता है। फिर उसने अपने हाथ को एक वुडन टेबल को पकड़ने के लिए कमांड दिया और वो टेबल को ब्लैक फ्लेम ने जला दिया बिना कुछ छोड़े। बस हवा में उड़कर वो गायब हो गया। हार्ली अंदर से हिल गया। उसने सोचा कि ये टेक्निक तो डेविल डाउ जैसी लग रही है, पर ये तालिस्मान से कंट्रोल होती है, इसलिए कोई भी बैकलैश भी नहीं होगा। तब ओल्ड मैन लिंगू कहता है कि इस तालिस्मान में और भी ज्यादा पावर है, पर मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं उन्हें अनलॉक कर पाऊँ। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, शायद तुम उसके सीक्रेट को पहचान पाओगे। बस ध्यान रखना कि इसका ज्यादातर पार्ट ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, तो इसको अच्छे से यूज करना। फिर उसने चैंट बंद कर दिया। वो डेमोनिक हैंड फिर से ब्लैक लाइट बनकर उस जेड ब्लैक पेंडेंट में ऑब्जर्व हो गया। यह देखकर हार्ली के फेस पर एक हल्की से स्माइल आ जाती है। उसे क्लियरली इंटरेस्ट था, चाहे वो तालिस्मान इतना पावरफुल ना हो, लेकिन उसके थ्रू वो एंशिएंट तालिस्मान टेक्निक को सीख सकता था जो उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। फिर हार्ली ने स्लीप से 3 व्हाइट जेड फॉर्मेशन डिस्क निकाला और टेबल पर रखे और कामली बोलता है कि ये फॉर्मेशन डिस्क को मैंने खुद रिफाइन किया है और ये कॉपी नहीं किए जा सकते हैं, और जब तुम नहीं रहोगे तब तुम ये वेलो मैपल वैली को दे सकते हो। वे मुझे उनका यूज करते हुए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं उनका इनकार नहीं करूंगा। यह देखकर ओल्ड मैन लिंगू फाइनली रिलीफ भरी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि बस मुझे इतना ही सुनना था, अब मैं अपने बाकी के मैटर को पीसफुली हैंडल कर सकता हूँ। फिर हार्ली पोलाइटली फेयर बोल बोलता है और टी हाउस से बाहर निकल जाता है। लिंगू ने उसे जाते हुए देखा, कुछ फॉर्मल वर्ड को बोलता है और चुप हो जाता है। जब हार्ली वहाँ पर चला जाता है, वो अकेला हो जाता है, तो उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है। वो टेबल को घूरते हुए एक डीप थॉट में चला जाता है। उसी वक्त फिर हम हार्ली को देखते हैं, वो टी हाउस से बाहर निकल चुका होता है और एक क्वाइट जगह पर खड़ा होता है। हार्ली आसमान की तरफ देखता है, फिर वो एक जेट स्लिप को निकालता है जो कि हेवन पीक सेट के एल्डर ने उसको दी थी, और फिर हार्ली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस को उस स्लिप में डाली और देखा कि उसमें पता लिखा होता है जहाँ पर उनको मिलना था। फिर हार्ली अपने हाथ को घुमाता है और जेट स्लिप को अंदर रख देता है। फिर एक अजूर लाइट से फ्लैश होकर वहां से गायब हो जाता है और हार्ली उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जो उस जेट स्लिप में लिखी थी। सोरिंग हेवन सिटी के एक कोने में एक ऑर्डिनरी गुड स्टोर था। बाहर एक ब्लैक वुडन साइन लगा होता है जिसपे लिखा होता है जेड यूनियन पवेलियन, बड़े ही स्टाइलिश तरीके में। हार्ली ने दूर से ही उस बोर्ड को देखा और धीरे धीरे स्टोर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वह काफी बड़ा जगह नहीं था, बस एक छोटा सा हॉल था 20 मीटर
लंबी, और वहाँ पे जो अलमारियां रखी थी उसमें कुछ तालिस्मान और स्पिरिचुअल आइटम रखे थे। और एक साइड पर बस एक छोटा सा फैंसी डोर था जो कि ब्लैक एरिया की तरफ जा रहा था। और इंटर्स के पास एक मिडिल एज मैन बैठा था ग्रे रोब में पहने हुए। वे एक नॉर्मल शॉपकीपर जैसा लग रहा था। हार्ली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस से देखा कि वे सिर्फ एक की कंडेंसेशन रियलम का कल्टीवेटर है, कुछ खास नहीं ज्यादा। तो हार्ली इतना ध्यान नहीं देता, वो अंदर जाता है और शॉपकीपर तुरंत खड़ा होकर बोलता है कि पोलाइटली, सीनियर आप क्या देखना चाहते हो? मेरे स्टोर में काफी तरह के सामान है, आपको जरूर पसंद आएगा। यह सुनकर हार्ली हल्की से स्माइल देता है और अपने हाथ को घुमाता है। उसके हाथों में एक ग्रीन जेड आ जाता है और हार्ली उस स्लिप को शॉपकीपर को दे देता है। जैसे ही शॉपकीपर यह देखता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तुरंत स्लिप को रिस्पेक्टली साइड में रखता है और पूछता है कि सीनियर, मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? हार्ली कैजुअली बोलता है कि मैं हार्ली हूँ। यह नाम सुनकर शॉपकीपर ऑलमोस्ट शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तो आप ही सीनियर हान है, मार्शल एंड सिस्टर ने बताया था कि आप आएंगे, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। कृपया आप मेरे पीछे आइए। इसके बाद वो दोनों चल देते हैं। अंदर आते ही हार्ली ने देखा कि वो एक वेयर हाउस था जहाँ पर हर तरफ कई सारे कैबिनेट बने हुए थे और सभी भरे हुए थे। वह शॉपकीपर एक वुडन कैबिनेट के पास जाता है और उसे कॉर्नर में प्रेस करता है। तुरंत कैबिनेट हिलने लगता है और उसके बीच में एक हिडन स्टेयरवे ओपन हो जाता है जिसके अंदर एक डार्क पैसेज नजर आ रहा होता है। वो शॉपकीपर को लाइटली बोलता है कि जूनियर के पास इतना ही अंदर जाने का क्वालिफिकेशन है, सीनियर आपको अकेले ही जाना होगा। हार्ली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस से नीचे स्कैन किया, वहाँ से एक फाइंड स्पिरिचुअल की फ्लक्चुएशन हो रही थी। हार्ली अंदर देखता है कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे और उसमें से एक स्पिरिट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्मेशन था। वे काफी सिंपल था, लेकिन कोई अगर उसे फोर्सफुली ब्रेक करना चाहे तो अंदर के लोग तुरंत समझ जाएंगे। हार्ली यह देखकर थोड़ा हेजिटेट करता है कि वो समझ रहा होता है कि ये हेवन पीक सेट का एल्डर कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। सोरिंग हमें सिटिंग अंदर तो लगता नहीं है कुछ करेगा, पर फिर भी हार्ली काफी अलर्ट होता है। वो सील्ड जगह पर ऐसे नहीं जाना चाहता क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही वो सोच रहा था, अंदर के लोग ने शायद हार्ली के मन की बात समझ लिया और कुछ ही सेकंड में वो बैरियर खत्म हो गया। और जैसे ये होता है, हार्ली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस फिर से अंदर भेजी और जैसे उसने अंदर की सब चीजों को स्कैन किया तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। और बिना कुछ बोले वो अंदर चला जाता है। वे पैसेज काफी डीप था, लगभग 100 मीटर नीचे जाने के बाद एक बड़ा सा स्टोन रूम आ जाता है जिसके अंदर हार्ली जाता है और देखा कि वो काफी बड़ा था। वह रूम सच में काफी बड़ा था लेकिन बिल्कुल खाली था, बस एक प्रेयर मैट बड़ा था और सामने उस मैट पर 2 आदमी बैठे होते हैं जो हार्ली को देख के स्माइल करते हैं। हार्ली भी चुपचाप उनके पास जाकर बैठ जाता है मैट पर और फिर बोलता है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे, यह तो सच में काफी सरप्राइजिंग था। वे आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्कस नॉलांग होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।